माननीय सभापति महोदय, पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए हमारी सरकार ने सख्त कार्रवाई की है और इसका परिणाम हमें दिखा भी है। 2 वर्षों से किसी तरह की पेपर लीक की घटना नहीं हुई है और मुझे तो इसका सीधा जो प्रभाव है मेरे विधानसभा क्षेत्र डेगाना में दिखाई देता है। सभापति महोदय, देश की आज़ादी के बाद में डेगाना से 10 जो हमारे युवा हैं वो राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए हैं और उनमें से जो 5 हैं वो तो बिल्कुल मेन में आए हैं। एक है हमारे चारनास के विक्रम सिंह जिनकी 5वीं रैंक है, एक है टेला के अंजनी कुमार जिनकी 7वीं रैंक है, एक है महराणा के रिछपाल गोदारा जिनकी 12वीं रैंक है, एक है सरोज चोइल दागड़ी की जिनकी 19वीं रैंक है और एक है निकिता राठौड़ जिनकी 64वीं रैंक है। इसके अलावा सुनील भाटी की 181, पारुल मंडा की 193, मुकेश खिलेरी की 194, संजय बामू की 254 और दिनेश भुवाल के 324वीं रैंक है। और निश्चित रूप से ये इसी का असर है, शक्ति का असर है सरकार की, क्योंकि जो ये लड़के जिन्होंने उत्तीर्ण की है परीक्षाएं, ये बहुत साधारण परिवार के, किसान परिवार के, इनके परिवार में कोई भी व्यक्ति पहले से सर्विसेज में, अच्छी सर्विसेज में नहीं है। और इसी के साथ मैंने भी इन सब के वहाँ जाकर के बच्चों का स्वागत किया, परिवार का स्वागत किया और मैंने ये घोषणा की है कि जो पहले 5 जो मेरिट में आए, मेरिटोरियस, जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा में सीधे, उनके वहाँ पर गांव में एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी, बढ़िया लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी बना करके उन्हीं बच्चों से उसका उद्घाटन करवाया जाएगा, उनका नाम लिखवाया जाएगा। और जो अभी हमारे साथीगणों ने एक चिंता व्यक्त की थी नशे की प्रवृत्ति का, हम उसको एक सेंटर के रूप में डेवलप करना चाह रहे हैं। लाइब्रेरी भी हो जाए और हमारा एक ऐसा शिक्षा की वहाँ पर एक ऐसी जो हमारी टोली बैठे जागरूक, चाहे उनके घर वाले, अच्छी तरह से हम उनको मोटिवेट करें कि जो भी गांव के जो युवा हैं, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। माननीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार के द्वारा विशेष जोर रहा है। डेगाना उपखंड मुख्यालय पर उप जिला चिकित्सालय अभी बन रहा है और तेजी से काम चल रहा है और जैसा हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम शिलान्यास भी करेंगे और उसका लोकार्पण भी करेंगे। और जो ये हॉस्पिटल बन रहा है, इसकी कांग्रेस के बजट 2020-21 में घोषणा की गई थी कि हम वहां पर उप जिला चिकित्सालय बनाएंगे। फिर उसको कहा कि हम 100 बेड का बनाएंगे और आज तक नहीं तो बना ना, उसके लिए भूमि उपलब्ध करवाई गई कि आत्मनिर्भर भारत। हम अगर इसको और विस्तार से लें तो उसमें आता है कि आत्मनिर्भर संस्था बने, जिस तरह से परिवार भी आत्मनिर्भर होना चाहिए, हमने उसका भी ध्यान रखा है। हमने हॉस्पिटल के पास की भूमि को हम नगर पालिका को देंगे। इस संबंध, इसके बारे में मेरी मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हुई और हम उसको नगर पालिका को देंगे लीज पर, और नगर पालिका हॉस्पिटल को हर महीने कुछ ना कुछ राशि देगा, चाहे वो 50,000 हो सकती है, 1 लाख हो सकती है। और हमारा प्रयास रहेगा कि डेगाना में जब जो हॉस्पिटल बन रहा है तेजी से, उसमें कॉटेज वार्ड्स भी हम बनाएं, जो आपने कहीं भी अभी नहीं बना रहे हैं इसके बारे में। इसी तरह से थांवला और भेरुंदा में जो हमारी पीएचसी थी उनको सीएचसीज में क्रमोन्नत किया गया और वहां पर भी तेजी से काम चल रहा है। थांवला का काम तो अब 2 महीने में हम उसका उद्घाटन भी हम कर देंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, अभी विकास की बात चल रही थी आपस में, मैं ये कहना चाहूँगा कि थांवला के अंदर जब पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसको सीएससी में क्रमोन्नत कर दिया गया बजट में, लेकिन सरकार के बनते ही कांग्रेस के विधायक ने वहाँ पर जाकर के कहा कि नहीं, यहाँ से हमें वोट कम मिले और पूरे 5 साल उसको नहीं बनने दिए और हमने तुरंत अभी सरकार बनते ही उसको घोषणा करवाई। इसी तरह से भेरुंदा में बन रही है, खुड़ी कला के अंदर हम 7 तारीख को उसका शिलान्यास करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे जो 4 सीएससीज जो बन रही है वो पूरी की पूरी समय सीमा में वो बन जाएगी। इसी के साथ में मेरा स्वास्थ्य मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह रहेगा कि हंसौर एक बड़ा कस्बा है जहां पर 3600 कौम के लोग तो रहते ही हैं, लेकिन मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है
और कांग्रेस वहां हमेशा से जीतती है। मुझे भी वोट मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, मुझे भी वोट मिलते हैं, लेकिन मैं द्वितीय नंबर पर रहता हूं। मेरी यह भी मांग है कि वहां पर भी कांग्रेस जब जीत रही है लगातार, और वो जब सीएससी में क्रमोन्नत कर दिया गया कई वर्षों से, लेकिन वहां पर भी जो पूर्व विधायक थे उन्होंने सीएससी को नहीं बनने दिया। मेरी मांग है सरकार से कि हरसौर में जो विद्युत विभाग की 50 बीघा जमीन पड़ी हुई है, वहां पे जल्दी से जल्दी एक सीएससी का नवीन भवन वहां पे बने। और जो आदर्श नगर से अभी आने वाले हमारे माननीय सदस्य जो कह रहे थे, मैं उनको बताना चाहूंगा कि ये तो विचारधारा का डिफरेंस है। हम तो जो हमारा जो सोच है वो हमारा तो ये है कि होठों पे गीता दिल में किरान रखेंगे, होठों पे गीता दिल में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाएंगे भाईचारे का, ऐसा अमन व ईमान रखेंगे। काशी होगा काबा होगा, मगर निगाहों में सबसे पहले हिंदुस्तान रखेंगे। माननीय सभापति महोदय, हम तो केवल ये चाहते हैं कि हम रहें या ना रहें, मां तेरा वैभव अमर रहे, हमारा देश, हमारी भारत माता रहने चाहिए, हम उसके सब बाद में हैं। तो मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि हरसौर के अंदर जल्दी से जल्दी आप ये स्वीकृत करवाने का श्रम करें। अमृत 2 योजना के तहत निकायों में सीवरेज, जलापूर्ति जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास कार्यों पर 2000 करोड़ से भी अधिक की राशि खर्च की गई है। मेरा यूडीएच मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि डेगाना नगर पालिका क्षेत्र के लिए सीवरेज परियोजना स्वीकृत करने का श्रम करें। और एक यूडीएच मंत्री जी ने अभी वक्तव्य दिया था कि उन्होंने ये तय किया है कि कोई भी जो निर्माण हो उसको थर्ड पार्टी से जांच की जाए, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं कहना चाहता हूं कि जो अभी निर्माण हो रहा है वो चाहे किसी भी संस्था का हो, बड़ा घटिया निर्माण हो रहा है और उसमें काफ़ी कमियां आ रही है। मेरे जो पहले की जो पीएससी कांग्रेस के समय की बनी हुई थी मेरे खुद के गांव में, पुनलोता में, सांजू में, और वो घटिया बनी, और उसको जब जांच कराई गई तो जांच में भी ये आ गया कि निर्माण घटिया। तो सरकार इस ओर ध्यान दे। और इसका एक कारण ये भी है कि जब हम टेंडर करते हैं तो टेंडर बहुत माइनस में जाते हैं, और ये तय कर लेना चाहिए कि जो हमारी क्वालिटी कंट्रोल की पीडब्ल्यूडी की टीम है जिले में, वो निश्चित रूप से जो भी इस तरह की बिल्डिंग है, भवन बनते हैं, उनका वो एक बार जांच जरूर करे, ऐसा मेरा आग्रह है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकार सदस्यता अभियान के तहत 9 लाख नए सदस्य जोड़े गए। ये बहुत सराहनीय कदम है, लेकिन साथ ही मेरा यह भी मानना है कि जिन सदस्यों को जोड़ा गया है वो कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे सहकारिता समिति के सदस्य बनने के, लेकिन वो बन नहीं पाए। लेकिन जब वो अब बन गए हैं तो अब क्या होगा? अब वो क्या चाह रहे हैं? वो निश्चित रूप से चाह रहे हैं कि उन्हें भी ब्याज मुक्त फसली ऋण मिले। तो मेरा माननीय मंत्री जी से मेरा यह आग्रह है कि ब्याज मुक्त फसली ऋण देने के लिए ऐसी नीति बने कि अब आपकी संख्या बहुत हो गई है, चरणबद्ध तरीके से हर किसान को, खेती करने वाले किसान को ब्याज मुक्त ऋण मिले। और यह विभाग ऐसा है जो सामाजिक सुरक्षा सबसे अधिक देता है, प्रदान करता है, और लगभग ये 30 लाख किसानों का बीमा करता है। और बीमा की जो ये विभाग है, इसकी 2 योजनाएं चल रही है। एक तो है सहकार जीवन सुरक्षा बीमा और एक है व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना। ये बहुत अच्छी योजना है। मेरा मंत्री जी से कहना है कि इसको बहुत अच्छे तरीके से लागू करें। और अभी मैंने जो कहीं ये देखा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो बीमा कंपनी ने बहुत ज़्यादा प्रीमियम के रूप में राशि ली और उसका जब किसानों को क्लेम दिया तो वो बहुत कम था। वो हजारों करोड़ में तो ले लिया प्रीमियम, और जब उसका क्लेम दिया तो वो करीब 50 करोड़ के करीब है। तो इसको वो देखे। एक जब मैं सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहा हूँ, अभी उप मुख्यमंत्री जी नहीं है, परिवहन विभाग में आप देखें कि रेलवे में भी जो यात्री यात्रा करता है तो उसका दुर्घटना बीमा होता है। अगर रोडवेज में भी वो यात्रा करता है तो वहाँ पे भी उसका दुर्घटना बीमा होता है। लेकिन हमारे प्राइवेट जो बसेस है उसमें शायद किसी तरह का बीमा नहीं होता है। तो मेरा मंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी, सरकार से ये मेरा कहना है कि जो भी हमारे रात को कोचेस चल रहे हैं, जिस तरह की अभी घटनाएं हुई है, कि क्यों ना उनको बाध्य किया जाए कि वो
नहीं, बसेस में यात्रियों के लिए मैं कह रहा हूं, यात्रियों के लिए उनका बीमा होना चाहिए, हो सकता है। इससे एक बहुत अच्छी चीज आएगी, पारदर्शिता आएगी। उससे जब बीमा होने लगेगा तो वो यात्री जो भी निजी बसेस हैं वो उनको टिकट भी देंगे। जब टिकट देंगे तो उसमें पॉलिसी नंबर भी होगा, उसमें आधार नंबर भी होगा। तो कई चीजें सुरक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत अच्छा है और हमें इसको अच्छी तरीके से करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, अभी जो सहकारिता का जो ढांचा चल रहा है उसके अंदर एक नीचे के जो हमारा पायदान है वो व्यवस्थापक है। गत सरकार के समय में ये निर्णय लिया गया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय, जब माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी थी, कि व्यवस्थापकों का अलग से कैडर होना चाहिए। हम अगर सहकारिता को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मैं उसको आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा और इसके लिए अलग से कैडर होना चाहिए व्यवस्थापकों का। और कैडर इस तरह का बने कि उनको बैंक का कर्मचारी माना जाए और जिले में उनका ट्रांसफर किया जाए। आप अगर देखोगे तो ये 2 पीढ़ी लगातार उस समिति में बैठी है। पहले पिता थे, उसके बाद में उसके पुत्र आ गए और किसी तरह का काम नहीं हो पा रहा है। इसमें राजनीति की शिकार हो जाती है। तो मेरा आपसे कहना है कि जो अखिल अरोड़ा जी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के ACS हैं वहाँ पर, उनके समय ये निर्णय हुआ, बहुत ही लाभदायक रहेगा। और निश्चित रूप से इससे अगर हम इस तरह का ये कैडर अगर हम अलग से बना लेते हैं तो हमारे किसानों को और सहकारिता के क्षेत्र में एक मील का पत्थर ये साबित होगा। एक हमारी जो लखपति दीदी, हमने 15 लाख से ज़्यादा महिलाओं को बनाया। इसमें मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारी महिलाएं हैं जो राज्यविका से संबंधित हैं, जो भी वो ऋण लेती हैं, ये पहला ऐसा संस्था है कि किसी तरह का इनका ओवरड्यू नहीं है, कोई डिफॉल्टर नहीं है, लगातार वो चुका रही है। 1.5% के ब्याज से सरकार उनको ब्याज वो दे रही है ऋण। इसमें मेरा आग्रह है कि इस तरह की जो भी राजीविका से संबंधित हमारी महिला बहनें हैं, उनको ग्राम सेवा सहकारी समितियां जो हमारी बनी, वहां पे उनको मार्केट डेवलप करना चाहिए। उनको जरूरत है अब अच्छे मार्केट की, जहां वो बैठ करके विभिन्न अपना व्यवसाय वो कर सकें। माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2025 में अतिवृष्टि के कारण से 16,000 से अधिक गांवों का अभावग्रस्त घोषित किया गया था। और मेरे डेगाना विधानसभा क्षेत्र में डेगाना तहसील और सांजू तहसील, इसके पूरे के पूरे गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया और इसके लिए मैं मेरी राजस्व टीम की सराहना करता हूं। लेकिन साथ ही रिया बड़ी तहसील और मेड़ता तहसील के 74 गांवों को अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया। और इसका कारण यह हुआ कि वहां के जो पटवारी थे उन्होंने गिरदावरी में खराबा दर्ज नहीं किया। इसके लिए भी राजस्व मंत्री जी आप निर्देशित करें और इसके कारण से उनको कोई भी आदान अनुदान की आर्थिक सहायता नहीं मिल पाई। तो मेरा पहला तो सरकार से है कि इस तरह की वापस अभी सर्वे हुआ है, उनका वापस कराया है और सरकार ये घोषणा करे कि उनको भी आदान अनुदान मिले। इसके अलावा जो हमारी फसल बीमा योजना है उसमें भी ये प्रावधान है कि यदि फसल खड़ी फसल है और पानी भरा हुआ है और अगर उसकी राजस्व कृषि के अधिकारी और ये बीमा कंपनी के कर्मचारी अगर मिल करके सर्वे करके अगर उसकी रिपोर्ट बना दें तो तुरंत प्रभाव से 75% जो उसकी पॉलिसीज है उसकी राशि मिल जाती है। वो भी काफी बड़ी राशि है। माननीय सभापति महोदय, पुष्कर से मेड़ता सिटी को रेलवे लाइन से जोड़ा जा रहा है और इसके लिए मेरे डेगाना विधानसभा, पुष्कर विधानसभा और मेड़ता विधानसभा के किसानों की भूमि को आबाद किया जा रहा है। पुष्कर विधानसभा में जो डीएलसी की दर है वो बहुत अधिक है, 3 लाख से ज्यादा है और डेगाना और मेड़ता में जो डीएलसी की दरें हैं वो 20,000 से 50,000 है। हमारा जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के बाद में आया है उसमें भी स्पष्ट है, उसमें भी डीएलसी के अलावा ये कहा गया है कि मार्केट वैल्यू से उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। तो मेरी सरकार से मांग है एक कमेटी बनाए और उनको जो पुष्कर में जिस तरह का मुआवजा दिया जा रहा है, क्योंकि आमने सामने ये खेत, तो जो पुष्कर में जो मुआवजा मिल रहा है वो मुआवजा मिले और अगर ये संभव नहीं है तो उनको अच्छा उनको पैकेज दिया जाए। ये मेरा आपसे कहना मैं चाहता हूँ। इसी के साथ माननीय सभापति महोदय, मेरा सरकार से मांग है कि डेगाना विधानसभा क्षेत्र में 90% से अधिक लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। भेरुंदा पंचायत समिति में एक साथ एक जगह 500 बीघा से अधिक भूमि एवं समुचित पानी की मात्रा उपलब्ध है। मेरा मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग है कि बजट में डेगाना में राजकीय कृषि महाविद्यालय स्वीकृत करने का श्रम करें। माननीय अध्यक्ष महोदय,
राज्य सरकार ने लगभग 42,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का विकास किया। पिछले बजट में, बजट 2025-26 में मेरे डेगाना, मेड़ता और मकराना के लिए एक रोड की स्वीकृति की घोषणा की गई थी वित्त मंत्री जी के द्वारा। यह है मेड़ता सिटी से खेडूली, दतानी, ग्यासनी, खुड़ीकला, बरना, बामना, चुई, कबाल, जाखेड़ा, मुंडाखेड़ी और रानी गांव। लेकिन उसको पिछले बजट में अभी तक वो रोड शुरू नहीं हुई है। मेरी वित्त मंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से और सरकार से मेरी मांग है कि जल्दी से जल्दी इस रोड को शुरू किया जाए। माननीय सभापति महोदय, जल जीवन मिशन के तहत भी बहुत अच्छा काम हुआ है। 13 लाख से अधिक परिवारों को जल से नल प्रदान किया गया है। मेरा पीएचडी मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि डेगाना में अभी भी 100 से अधिक वंचित ढाणियों में पाइपलाइन अभी तक नहीं बिछाई गई, जबकि वो चिन्हित है वो ढाणियाँ। तो मेरा आपसे आग्रह है कि जल्दी से जल्दी इन ढाणियों में पानी की पाइपलाइनें बिछाई जाए, ताकि जल्दी से जल्दी वहाँ उनको पीने का पानी मिल सके। और जो अभी कंपनियां काम कर रही है नागौर जिले में, जो मेरे डेगाना विधानसभा क्षेत्र में लाओटी, एल&टी और डारा कंपनियां, इनका काम भी अभी तक संतोषजनक नहीं है। एक मेरा आपसे ये आग्रह है मंत्री महोदय से कि अभी 16वां वित्त आयोग आएगा, इसमें जो पानी बहुत महत्वपूर्ण है, जल है तो कल है, ऐसी व्यवस्था उसमें होनी चाहिए। और उसमें व्यवस्था है लेकिन हम कर नहीं पा रहे कि हर ग्राम पंचायत में जो पंचायत समिति है और जो उसका बजट है, बजट का 30% राशि पानी पर ही खर्च होनी चाहिए, ताकि सबको पीने का पानी उपलब्ध हो सके। अंत में मैं ये कह सकता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण से बिल्कुल स्पष्ट होता है कि सरकार सही दिशा में तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। बहुत बहुत धन्यवाद।